नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री आवास में जन दर्शन कार्यक्रम गुरुवार को प्रारंभ हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के साथ आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इसी कड़ी में जशपुर से दृष्टि बाधित कुमारी रूप वर्षा जन दर्शन कार्यक्रम में बताया कि उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जिसके लिए उसने ऑर्बिट रीडर यंत्र के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, जिसके बाद सीएम ने उसे सहायता का आश्वासन दिया। जन दर्शन में आए दिव्यांगजनों की सुविधा के मद्देनजर उनके लिए बैटरी चलित ऑटो भी उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट आगंतुकों के स्वास्थ्य जांच भी कर रही थी। बस्तर क्षेत्र के नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंजा नक्सली मनवा पाटा सुनो नक्सली हमारी बात आंदोलन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया और इस महत्वपूर्ण कदम के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों से कई बार संवाद किया और उनके दुख दर्द को नजदीक से समझा। उन्होंने महसूस किया कि इन पीड़ितों की समस्याओं को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद ही नक्सल पीड़ितों ने जंतर मंतर पर अपने अधिकारों और शांति की मांग को सबके सामने रखने का साहसिक फैसला लिया। मेरा नाम महादेव दूरी है। मैं ग्राम राजामुंडा का हूँ, जिला सुकमा। मैं दंतेवाड़ा गया था, वहाँ से वापसी समय बस में ब्लास्ट हो गया आईडी, तो मेरा एक पैर चला गया है। अभी हम लोग इतना कष्ट में जी रहे हैं कि कुछ वजन चीज़ भी नहीं उठा पाएंगे, बहुत तकलीफ जाता है। तो आने वाला पीढ़ी में के लिए हम थोड़ा सुख शांति के लिए यहाँ दिल्ली आए हैं राष्ट्रपति को मिलने। हिंसा नक्सली शांति बोलने के। वर्धा जिले के लोहारडी अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एएसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय ने मृतक प्रशांत साहू के परिजनों से बात की। इस मामले में उन्होंने एडिशनल एसपी को सस्पेंड करने की जानकारी दी और पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि जेल में हुई मौत जांच का विषय है। कल भी जांच हुई थी। राजनांदगांव आईजी दीपक झा और डीजी को मामले की जांच के लिए भेजा गया था। डॉक्टर ने बताया कि हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया है। आज भी पंचनामा हुआ है, जिसमें लोगों ने बताया कि चोट के निशान थे। बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट होने पर पूरी बात स्पष्ट होगी। जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है। कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था। और आज भी पंचनामा हुआ है, जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है, तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक, जब तक परिस्थितियां ठीक न हो जाती हैं, तब तक शासन प्रशासन की होगी। कांग्रेस जो है लगातार सियासत। गणेश चतुर्थी पर्व और प्रतिमा विसर्जन को लेकर दुर्ग पुलिस ने शहर की जनता से शांतिपूर्ण आयोजन कराने की अपील की थी, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस ने शहर की जनता का आभार जताया।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस वर्ष पूरे दुर्ग शहर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दुर्ग पुलिस द्वारा की गई अपील का नतीजा देखने को मिला, जहां बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बता दें, इस वर्ष शहर में बैठाए जाने वाले गणेश प्रतिमा और घर में विराजमान गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कहीं भी डीजे का उपयोग नहीं किया गया। साथ ही इस बार कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस ने शहर की जनता का आभार जताया। इस संबंध में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बार गणेश विसर्जन जो 16 तारीख से प्रारंभ था, 16 से 18 तक के डेट में सभी लोगों ने विसर्जन का कार्यक्रम किया है, सभी पंडालों ने। और इसमें इस बार का विशेष चीज़ था कि पुलिस के द्वारा सबसे एक गुजारिश की गई थी और एक निर्देश भी प्रसारित किया गया था कि कोई भी डीजे का उपयोग नहीं करेंगे। और सभी पंडालों ने और पूरे दुर्ग की जनता ने इसको सराहा है और सभी ने सहयोग किया। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है हमारे यहाँ की बहुत अच्छे ही शांतिपूर्ण माहौल में, पारिवारिक माहौल में ये जो विसर्जन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। दुर्घटना नहीं, विसर्जन के दौरान ऐसी कोई भी एक भी घटना नहीं घटी। बहुत ही शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बैंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुकमा में जादू टोना के शक में 5 लोगों की हत्या के मामले में मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झटकल गांव की ये घटना बेहद निंदनीय है। समाज कभी भी ऐसे तत्वों को माफ नहीं करेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में ऐसे अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केदार कश्यप ने ये भी कहा कि इस घटना में जिन बच्चों के माता पिता की हत्या हुई है, अब उनकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उन्हें पढ़ाया जाएगा, अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। उनकी पूरी परवरिश का जिम्मा सरकार का होगा। बता दें कि सुकमा जिले के इतकल गांव में 15 सितंबर को जादू टोना के शक में हेड कांस्टेबल समेत उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी।
इस हत्याकांड में हेड कांस्टेबल के 2 बच्चों की जान बच गई थी। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र इतकल में जो घटना घटित हुई वो अत्यंत दुखद है। समाज ऐसे तत्वों को कभी भी माफ नहीं करेगा और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में ऐसे अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो बच्चे वहां पर अपने परिवार से वंचित हो गए हैं उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी स्वास्थ्य, सबकी चिंता राज्य सरकार करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इससे देश का विकास तेजी से होगा, देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे। आचार संहिता के कारण विकास के कार्य रुकते हैं। कांग्रेस पिछले 77 सालों में देश का विकास नहीं चाहती थी। एक चुनाव का मसला लंबे समय से टलता रहा है। मोदी जी का ये निर्णय स्वागत योग्य है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खबर यह भी है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है। बहुत खुशी की बात है कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में देश में एक चुनाव कराने को लेकर कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और राष्ट्रपति जी ने उस रिपोर्ट को सरकार को दिया है और उसके आधार पर आज कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी उसके ऊपर में दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश का विकास तेजी से होगा, देश में सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे। जो आचार संहिता के कारण विकास के काम रुकते हैं, समय बर्बाद होता है और बार बार लोगों को चुनाव में जाना पड़ता है और एक साथ चुनाव होंगे तो ये देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। आज मोदी जी की कैबिनेट ने इसको सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और देश की जनता से भी आह्वान करता हूं कि इसका खुलकर समर्थन करें और देश के विकास में एक मील का पत्थर। वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आज के समय और संविधान के अंतर्गत ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए जनवरी 2025 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया, अब पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे तो ये सरकार 5 साल तक के लिए चुनी जाती है। किसी राज्य या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर जाती है तो चुनाव कैसे होगा, क्योंकि बाकी जगहों पर चुनाव 2030 में होंगे। तो इस स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, ये संभव ही नहीं है। संविधान के उन प्रावधान का क्या होगा जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली जगह जो 6 महीने तक खाली रही है वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है। इस प्रावधान में भी फिर संशोधन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे क्या, तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अब ये सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा। तो 4 साल के लिए गवर्नर्स रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा। और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में?
वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमको कराना है। तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा। तो 5 साल हम नहीं बदल रहे। अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। केरल समाजम दुर्ग द्वारा आयोजित 17वीं अखिल भारतीय संगीत नृत्य एवं छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को एसएनजी ऑडिटोरियम सेक्टर 4 में हुआ। इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अरुण वोरा ने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ और केरल की सांस्कृतिक धरोहरों के सामंजस्य की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। केरला समाजम दुर्ग द्वारा एसएनजी ऑडिटोरियम में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिवसीय 17वीं अखिल भारतीय म्यूजिक और डांस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर के कलाकार यहां पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। 18 सितंबर को प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व दुर्ग विधायक अरुण वोरा, सीजो एंथोनी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पर कलाकारों ने दी। अतिथि देवो भव के तहत प्रमुख रूप से शामिल जिले के सांसद विजय बघेल का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को लेकर अतिथियों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम समाजम द्वारा पिछले 17 साल से ऑल इंडिया डांस एवं गीत कार्यक्रम रखा जाता है और 17वें वर्ष के इस आयोजन में हम लोग उपस्थित हैं। 17 साल पहले हमारे प्रसिद्ध कलाकार यहाँ के केरला समाज के छब्बी और साथ ही साथ हमारे देवदास बंजारे जी तो परम मित्र थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये एक अच्छा समागम है कि पूरे हिंदुस्तान के कलाकार इस मंच पर आते हैं केरला से सिडनी के इस हॉल में और उनकी प्रस्तुतियाँ हम लोग देखते हैं। इससे ये हम लोग ये उद्देश्य है कि पूरा देश हमारा है, हम सब एक सूत्र में बंधे हैं और हमारी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो परंपरा है उसको एक करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से एक शुरुआत की गई है। उसको मैं निश्चित रूप से दिल से सराहता हूँ। और वो दोनों दिवंगत हो चुके हैं, जो शुरुआत करने वाले हमारे साथी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि करता हूँ। ये जो आयोजन है अपने आप में अनूठा आयोजन है। ये आयोजन लगभग 16 वर्षों से यहाँ पर केरला समाजम के द्वारा संचालित है। अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं और अपनी देश की कला को यहाँ पर बिखेरते हैं। मैं अध्यक्ष श्री मोहम्मद साहब को धन्यवाद देता हूँ, बाबू साहब को धन्यवाद देता हूँ, समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि पूरे देश के कलाकारों को यहाँ पर बुलाते हैं। खासकर जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है उसको सभी प्रदेशों से अवगत कराने का वो प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस आयोजन के पीछे जो उद्देश्य है वो है सर्वधर्म समभाव की भावना, सभी लोग मिलजुल कर रहें, साथ रहें। यही हमारे देश की संस्कृति है और हमारे राज्य की संस्कृति भी यही है। हम लोग छत्तीसगढ़ी फ्री स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन लोग बहुत सालों से ऑर्गेनाइज करते हैं इसको और मैं बहुत साल पार्टिसिपेट कर चुका हूँ यहाँ और विनर भी रह चुका हूँ। अच्छा, बहरहाल इस 5 दिवसीय अखिल भारतीय नृत्य व गीत प्रतियोगिता का समापन 22 सितंबर को होगा। विजयी प्रतिभागियों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईवे पेट्रोलिंग के जवानों की सतर्कता से बड़ी अनहोनी टल गई। वायशेप ओवरब्रिज के ऊपर सड़क पर काफी मात्रा में ऑयल फैला पड़ा था, जिसकी सूचना पेट्रोलिंग कर रही थी टीम के जवानों को मिली। ऑयल से वाहन चालकों के स्लिप होकर गिरने की आशंका पर जवान तुरंत रेत लेकर ब्रिज पहुंचे और ऑयल पर रेत डालकर लोगों को हादसे का शिकार होने से बचा लिया। ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि NH 53 में अंजोरा बाईपास से कुम्हारी टोल तक 40 किलोमीटर के बीच में 4 हाईवे पेट्रोलिंग तैनात किए गए हैं, जो लगातार जाम को हटाने समेत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करते हैं। वायशेप ब्रिज के ऊपर ऑयल गिरे होने की सूचना मिली। इस पर जवानों ने उस पर रेत डालकर आवाजाही बहाल की। यातायात पुलिस नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायलों के बिना हिचक के मदद करें और समय पर उनका इलाज मिलने से जान बचाई जा सके। अपने नानी के घर घूमने आया 4 वर्षीय आर्यन की गुमशुदगी की खबर जैसे ही डायल 112 एवं साइबर प्रहरी को लगी तो चंद घंटे के अंदर ही नाबालिग गुम बच्चे की पतासाजी कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामला दुर्ग कोतवाली थाना का था। दुर्ग के पुलसाईपारा से 4 वर्षीय नाबालिग बच्चे की गुम हो जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद डायल 112 आरक्षक सुरेंद्र पाल थाना पद्मनापुर को सूचना मिली और तुरंत घटना स्थल पहुंचकर आसपास पतासाजी में जुट गए। एक नाबालिग बालक मिला जो अकेला था। नाबालिग बालक को पूछताछ करने पर अपना नाम आर्यन यादव धमदा का रहने वाला बताया। साथ ही दुर्ग अपने नानी के घर आना बताया। जब नाना नानी के घर का पता नहीं बता पाने पर आरक्षक द्वारा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग लाया गया। बता दें, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन और निर्देशन में संपूर्ण दुर्ग रेंज में साइबर प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां ग्रुप में आम जनता को जोड़ा गया है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन और एडिशनल एसपी अभिषेक झा, दुर्ग सीएसपी चिराग जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी दुर्ग विजय कुमार के नेतृत्व में नाबालिग बालक का फोटो साइबर प्रहरी में अपलोड कर समस्त थाना क्षेत्र में मैसेज भेजा गया, जिसके बाद बालक के परिजनों को पचरीपारा दुर्ग में साइबर प्रहरी ग्रुप में जुड़े आम जनता के माध्यम से पता चलने पर बालक की मां पूजा यादव सिटी कोतवाली पहुंची और अपने पुत्र को पहचाना और दुर्ग पुलिस द्वारा बच्चे को मां के सुपुर्द किया गया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में पिछले दिनों हुई आगजनी की घटना में बिल्डिंग में फंसे 3 लोगों को अपनी जान पर खेलकर फंसे लोगों को बचाए जाने पर दुर्ग एसपी ने सभी आरक्षकों को सम्मानित किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गौलीपारा में चांदी की आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री में बीती रात आगजनी की घटना हुई थी, जिसके चलते इस दौरान उस घर में आग लगने से ऊपरी माले में रहने वाले 3 लोग अंदर ही फंस गए थे। सूचना पाकर दुर्ग कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक महिला व 2 पुरुष को रेस्क्यू किया और उसके बाद आग पर काबू पाया। तो अभी मैं ऑनलाइन मेरे नाम पे नहीं दिखा रहा है, मेरी पुस्तिका प्रमाणीकरण सब हो गए थे। 2122 में जिस विक्रेता ने उसमें से लोन ले लिए। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि रात प्रार्थी संदीप कुमार धोरपड़े ने सूचना दी कि उनके घर गौलीपारा स्थित सोने चांदी की फैक्ट्री में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक यहां 2 मंजिल में सोने चांदी के आभूषण बनाए की फैक्ट्री संचालित थी और ऊपर के 2 मंजिल में लोग कारीगर रहते हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आगजनी की घटना हुई और सामान जलकर खाक हो गया। 2122 में जिस विक्रेता ने उसमें से लोन ले लिए। इस घटना में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए मौके पर पहुंचे पेट्रोलिंग टीम के प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर, आरक्षक उत्कर्ष सिंह, चालक आरक्षक नवीन यादव अपनी जान की परवाह किए बिना प्रार्थी की जलते हुए मकान में लगे शीट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। जब इस घटना की जानकारी दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को मिली तो उन्होंने अपने कार्यालय में तीनों आरक्षकों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने दुर्ग शहर के अंदर एक चांदी सोने के काम करने वाले जो कारोबारी हैं, उनके घर के निचले फ्लोर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में लगा था, जिसके कारण स्पार्क हुआ और फिर वो स्पार्किंग से आग बढ़ी। पूरी फैमिली चूँकि ऊपर के फ्लोर पे थी और उस आग में फिर फैमिली फंस गई, जिसमें तत्काल पेट्रोलिंग को जैसे सूचना मिली तो दुर्ग कोतवाली की जो पेट्रोलिंग टीम थी वो तत्काल पहुंची और बढ़ती आग को देखते हुए
खुद को थोड़ा सा रिस्क लेके उन्होंने पहले जो 3 लोग फंसे हुए थे, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, उनको बाहर निकालने में काफ़ी अच्छा काम किया है और जिसके कारण जो भी जनहानि होने की जो संभावना दिख रही थी उसको बचाया जा सका है। तत्काल ही थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी और उसने करीब 3-4 घंटे की मेहनत करके फिर उसको आग पे काबू पाया और जो एक बड़ा लॉस हो सकता था पुलिस के तत्पर प्रयास से वो उसको बचाया जा सका है, तो उसमें दुर्ग पुलिस ने अच्छा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में बह रही शिवनाथ और आमनेर नदी के अत्यधिक पानी भराव चलते आई बाढ़ के पानी से फसलों को हुए नुकसान पर विभागीय अधिकारी जांच में जुटे हैं। जिले के शिवनाथ एवं आमनेर नदी में पिछले दिनों आई बाढ़ से 801.5 हेक्टेयर की धान, अरहर, सोयाबीन, उड़द एवं मूंग फसल को क्षति पहुंची है, मगर इससे प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें, कृषि विभाग के अनुसार 26% से अधिक नुकसान किसी भी फसल को नहीं हुआ है, जबकि 33% से अधिक नुकसान की स्थिति में ही मुआवजा मिलता है। इस संबंध में बता दें कि कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले के धमदा विकास खंड अंतर्गत बाढ़ से उड़द के 31 हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई। उक्त फसल को 26% तक का ही नुकसान पहुंचा है। साथ ही उद्यानिकी फसलों का सर्वे जारी है। अब तक नजरी आकलन के अनुसार दुर्ग विकास खंड में 69 किसानों के 49 हेक्टेयर में लगी बैगन, बरबट्टी, कुंदरू, गोभी, करेला, केला, मिर्च, टमाटर, परवल, गलका, लौकी आदि की फसल को क्षति पहुंची है। धमदा विकास खंड में कुछ ग्रामों का ही नजरी आकलन आया। इसमें 61 किसानों के 15 हेक्टेयर में लगी विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फसलों को नुकसान हुआ है और पाटन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। इस पर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फील्ड में जाकर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने पर ही फसलों को कितनी प्रतिशत क्षति पहुंची है ये स्पष्ट हो पाएगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।